हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंपली बाय प्रतीक सर। तो बच्चों, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज स्ट्रेट लाइंस। तो देखो, मैं स्ट्रेट लाइंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 11th में एक सेक्शन है और आपके आईआईटी में भी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक सेक्शन है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सारे टॉपिक आते हैं। तो एक चैप्टर पूरा का पूरा 11th में स्ट्रेट लाइन का है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th एंड ऑल्सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और ये चैप्टर अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे और अगर इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आपको चैप्टर जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो मैं जो आज चैप्टर कवर करने वाला हूं, मैं आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझाऊंगा। लेकिन अगर आप देखोगे नई वाली एनसीईआरटी, तो नई वाली एनसीईआरटी में चैप्टर है 9 और पुरानी वाली एनसीईआरटी में चैप्टर है 10। तो मैं नई वाली एनसीईआरटी से कवर करूंगा सारे क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन एलिमिनेटेड है और जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन काम आने हैं वो मैं चैप्टर 10 के भी कवर करूंगा। लेकिन मैं आपको साथ क्या बताता जाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी से, कि अगर आपको करना है तो आप करिए, लेकिन अगर आपको स्किप करना है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन होता क्या है। तो देखो, स्ट्रेट लाइन समझने के लिए ना सबसे पहले आपको यह समझना है, अगर हम लोग नेम एंड मतलब बिल्कुल कुछ नहीं पता मुझे और मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो आप जानते हो कोई भी लाइन अगर क्या कहते हैं मैं सीधी ड्रॉ करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो हमने पढ़ा हुआ है ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये आपकी जो अगर ये एंड पॉइंट है इसके और भी तो लाइन सेगमेंट है। अगर एक साइड एरो डाल दोगे तो रे कहलाती है और अगर दोनों साइड डाल दोगे तो ये लाइन कहलाती है। तो स्ट्रेट लाइन बेसिकली होती है जिसमें अगर आप पॉइंट्स कितने भी हैं उन सबको ज्वाइन करो तो वो कहीं पे बैंड या टर्न नहीं हो और बिल्कुल एक स्ट्रेट हो। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, या हमारे को 11th क्लास में जाके स्ट्रेट लाइन में क्या करना है। तो अगर आप रिलेट करो तो स्ट्रेट लाइन को एक लाइन से और जाना जाता है जो कि आप 9th और 10th में पढ़ो, विच इज लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन होती है आपने पढ़ी थी, अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब जो डिग्री 1 है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती थी। फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ये होती थी आपकी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये होती थी आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको ये चीजें ध्यान हो तो अगर इसका ग्राफ बनता था तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता था। तो ये सब जो चीजें थी स्ट्रेट लाइन में, लीनियर इक्वेशन जो थी, बेसिकली आइडेंटिफाई कोई भी स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन आप कह सकते हो जिसकी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है। अब बात आती है स्ट्रेट लाइन जो है हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी तक आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उसमें दो एक्सेस पढ़ी है, एक पढ़ी है एक्स और एक पढ़ी है वाई। ठीक है, अगर इन दोनों एक्सेस पे कोई लाइन पास होती है जिससे मैं लीनियर इक्वेशन कहते था अभी तक, क्योंकि मैं उसे पॉलिनोमियल में डील कर रहा था, उसी को स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा। तो बेसिकली हम इसमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को डील करने वाले हैं जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। और ये मत समझना स्ट्रेट लाइन 2D में ही होती है, स्ट्रेट लाइन 3D में भी होती है जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे। इस वजह से 2D में पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है। तो अगर ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पहले की चीजों का यानी कि 9th-10th में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है उसके बारे में रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, आपकी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सेस होती हैं। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जिसे पता है बहुत अच्छी बात नहीं है, जिसे नहीं पता वो 2 मिनट या 5 मिनट लगेंगे रिवीजन में। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है इसका जो बीच का पॉइंट होता है ये ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। जब भी मैं कोई कोऑर्डिनेट लिखता हूं उसमें पहला वाला जो होता है डेट इज एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर आपका यहां पे एक बात कर रहे हो तो ये आपका होगा ओरिजिन कहलाता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अगर मान लीजिए पॉइंट आपका अब क्या होता है, दूसरी चीज, अगर मान लो मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे 2,3, तो ये जो पॉइंट है ये एक्स का कोऑर्डिनेट और ये वाई का कोऑर्डिनेट है। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है पूरी, ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर आपका एक्स पॉजिटिव होता है, इधर आपका एक्स नेगेटिव होता है, यहां पे वाई पॉजिटिव और यहां पे वाई नेगेटिव। इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा, तो एक्स के आगे नेगेटिव वाई के आगे पॉजिटिव। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव और फोर्थ में आपका एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट दिया होता है, जैसे मान लो मैंने -3,2 दे दिया और मैंने कहा क्वाड्रेंट बताओ, तो आपने चेक किया एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेंट 2 में आ गया। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्ट आपको पता होंगी।
इसके अलावा आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग अभी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो पॉइंट है x1 y1 और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है आपको। अगर दो पॉइंट है, एक पॉइंट दे दिया मुझे x1 y1 और एक पॉइंट मुझे दे दिया x2 y2, यहां से मान लीजिए ये दो पॉइंट यहां पे कहीं पे एक x1 y1 और इनके बीच में डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो एनी टू पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला जो आता है वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? अगर मान लो एक ये लाइन है, ये पॉइंट x1 y1 और x2 y2 को डिवाइड कर रही है, लाइन जाते हुए इन द रेशो m:m, मतलब इधर कोई रेशो है और इधर एक रेशो है, ये रेशो दी हुई है। तो अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की, भाई ये पॉइंट जो कौन सा पॉइंट है जो कि इसे m:n की रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसका फॉर्मूला होता है m, यहां पे जो भी रेशो है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली। अंदर अगर जॉब है, इंटरनली मतलब लाइन है और अंदर से डिवाइड कर रहा है, इट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जिन्हें नहीं आता वो याद रखना, यहां पे रेशियो लिखी है तो ये पॉइंट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पॉइंट इससे मल्टीप्लाई होगा, इंटरचेंज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसी y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसके बाद बात होती है अगर यही चीज एक्सटर्नली होती तो यहां बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, वो हम लोग आगे यूज ज्यादा नहीं होता। तीसरी बात होती है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अगर यही मान लो पॉइंट जो है वो रेशो 1:1 है, मतलब बराबर डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका m और n दोनों क्या हुआ? 1:1 हुए। देखो m:n की रेशियो थी, m और n दोनों 1:1 हुए, तो अगर मैंने इस फॉर्मूले में 1:1 डाल दिया तो आपका 1 प्लस 1, तो x1 प्लस x2, 1 इंटू x2 x2, n इंटू x1 1 इंटू x1 x1, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज ए स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला जिसमें आपको m:n को 1 लेना होता है, तो आपका डायरेक्टली जो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और आपने डिस्टेंस फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला जो कि आपने 10th में आप एलिमिनेटेड हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर तीन वर्टिसेस दी हुई है यहां पे, दिस इज x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अगर मुझे ट्राइंगल की तीन वर्टिसेस दी हैं और मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एज हाफ ब्रैकेट मॉड के अंदर, मॉडुलस मतलब अगर कोई नेगेटिव भी आएगा वो तो आप बाहर पॉजिटिव निकालोगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y2। इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है। और अगर मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? ये तीनों पॉइंट लाइन में कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तीन पॉइंट कोलिनियर है तो इसमें ट्राइंगल तो बन नहीं सकता, क्योंकि ट्राइंगल कब बनता है? जब तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होते हैं, दो पॉइंट कोलिनियर और एक पॉइंट नॉन कोलिनियर है। लेकिन अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 होता है। तो दिस इज अ कंडीशन व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दे कैन नॉट बी, उससे ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन क्लास 10th और 9th का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th का सबसे पहला कॉन्सेप्ट विच इज स्लोप ऑफ लाइन। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लाइन के स्लोप के बारे में। देखिए, तो स्लोप को पहले सबसे सिंपल भाषा में समझते हैं कि स्लोप का मतलब क्या है, फिर हम लोग इसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, अगर आपको मान लो बिल्कुल बेसिक तरीके से किसी को समझाना हो कि स्लोप है क्या, तो बहुत सिंपल सा है। अगर मान लो आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी। अब जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो एक्स एक्सिस, अब इसमें देखो पहले आइडेंटिफाई करो एक्स एक्सिस कौन सी होगी, तो बहुत बढ़िया सर, ये वाली एक्स एक्सिस होगी, ठीक है ना। अगर ये वाली एक्स एक्सिस होगी तो मैंने कहा अगर इस एक्स एक्सिस पे ये लाइन एंगल बना रही है तो या तो एंगल बना रही है ये एंगल बना रही है ये वाला, ठीक है, ये मान लिया θ1, ये मान लिया θ2। अब अगर देखो क्लॉक चलती है कैसे? ऐसे।
अगर मैं एक एंगल को एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूं, मतलब मैं ऐसे जाके ये मेजर करूं, तो ये आपका लाइन का एंगल होता है। ठीक है, जो हम लोग एंगल कंसिडर करते हैं स्लोप के लिए वो एंगल होता है अगर एक लाइन के एंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब अगर आपकी क्लॉक ऐसे चल रही है, देखो एंगल को आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम लोगों का एक रूल है एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से। तो पहले तो ढूंढी एक्स एक्सिस, ये रही, उससे चलना शुरू हुए एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना ये एंगल बनेगा, चाहे वो एक्यूट हो या फिर मान लो अगर लाइन ऐसी है, आपने लाइन ड्रॉ करी ऐसे, तो अगर आप देखोगे एंगल ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है ना, ये भी पूरा बन रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज अब की बार ये वाला एंगल हो। तो जब आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हो, डेट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, जिससे मैं थीटा मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे मैंने कहा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है थीटा, स्लोप नहीं होता ये। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर किया, डेट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अगर आप उसका टेंजेंट ले लेंगे, मतलब एंगल अगर मान लीजिए आपने कहा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एंगल थीटा है, उस इंक्लिनेशन ऑफ एंगल का अगर आप टेन ले लेंगे, टेंजेंट ले लेंगे, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन का स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अगर आप एंगल का, फिर से बता रहा हूं, कोई एक एंगल है एक्स एक्सिस जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन के साथ बना रही है, उसका टेंजेंट अगर ले ली जाता है वो स्लोप कहलाता है। स्लोप को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एम से। तो एम का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, लेकिन ये थीटा कोई भी थीटा नहीं होता। या ये क्या होता है, थीटा वो होता है एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो इसका फर्क मैं समझाता हूं, अब आपको इतना अगर समझ में आ गया, फिर से एक बार समझिए। देखिए मान लीजिए आपका एक एक्सिस है, ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, रेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं हम लोग अब की बार। एक मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है जी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मैं देखूं, तो अगर मैं पहले देखता हूं पॉसिबल एंगल, तो ये भी एंगल है एक, ठीक है, ये भी एंगल बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है। अब मैं मान लेता हूं ये एंगल जो है ये मुझे दिया है 150 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे अगर इसका मैं कहूं स्लोप निकालो, तो स्लोप के लिए आपको सबसे पहले देखना है, अगर आप एक्स एक्सिस से शुरू होते हो तो यहां से शुरू होगा, राइट हैंड साइड से, इधर से आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो ये एंगल आ रहा है, ना कि ये। ठीक है, आप शुरू ऐसे, आपका सर ऐसे शुरू हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज ये भी है, लेकिन आपको एक्सिस से शुरू होना है, लाइन से शुरू नहीं होना, पहली चीज। तो आप एक्सिस से शुरू हुए, यहां तक गए, आपका एंगल आया 150, तो आपने कह दिया एम जो है, स्लोप जो है, डेट इज 10 150 डिग्री। 10 150 की वैल्यू आपको निकालनी आती है, आप वो निकाल सकते हैं, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी स्लोप की m इज इक्वल टू -√3। नहीं आती होगी तो मैं आगे जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये है आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो अब ये आपका स्लोप, तो इसका मतलब जो आपका इंक्लिनेशन है वो 0 से 180 कुछ भी हो सकता है। अगर यही लाइन ऐसे होती तो आपका एंगल एक्यूट होता, क्योंकि अब की बार आप ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसी को समझते हैं। तो आपके कह रहे हैं लाइन इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल विद द एक्स एक्सिस व्हिच आर सप्लीमेंट्री। जैसे मैंने आपको बताया दो एंगल बनते हैं, अगर एक यहाँ पे थीटा है तो दूसरा हो गया 180 माइनस थीटा, तो सप्लीमेंट्री मतलब टोटल सम 180 है। द एंगल से थीटा मेड बाय द लाइन एल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो दो कंडीशन होती हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से शुरू करना है, मतलब यहां से, एंड एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, तो ये जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इसका मतलब ये जो है ये एंगल आपका हो गया इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मान लीजिए कोई लाइन ऐसी है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री। तो यही चीज इन्होंने आगे लिखी, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये याद रखेगा, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस को कोइंसाइड मतलब एक्स एक्सिस है, तो उसका इंक्लिनेशन होता है 0 डिग्री। और अगर कोई लाइन वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वह वाई एक्सिस, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों वर्स्ट केस होते हैं, एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 डिग्री, वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन 90 डिग्री। अब आते हैं स्लोप ऑफ लाइन पे। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल, देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल।
तो स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। तो अगर आपको स्लोप, अब देखो ये पूरी कहानी से आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरा, उसका जैसे ही टेंजेंट ले लिया तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज योर स्लोप। तो अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस स्लोप की, जैसा हमने बात की कि थीटा की वैल्यू क्या होगी एक्स एक्सिस के लिए, या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है 0 डिग्री, टेन जीरो क्या होता है 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और एनी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0, तो आपका स्लोप क्या होगा 0। तो दो क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल दी है या एक्स एक्सिस की लाइन है तो उसका स्लोप होगा 0 और इंक्लिनेशन जो होगा वो 0 डिग्री होगा, लेकिन आपको स्लोप मेनली याद रखना है। और ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए जो स्लोप है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है और 1090 1/0 या नॉट डिफाइन होता है, तो अगर आपसे वैसे पूछा जाएगा तो आप या तो 1/0 लिख सकते हो कैलकुलेशन में, या फिर नॉट डिफाइंड लिखोगे अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस है परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप नॉट डिफाइन होता है। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप 0 होता है। इसके बीच में जो भी लाइन होगी, अगर वो पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही है, उन सबका स्लोप हम निकालेंगे। अब बात आती है स्लोप के फॉर्मूलेस की। तो देखो, स्लोप के जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। ये पहली चीज है, स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में थी, तो आपको फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए। तो व्हेन एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस गिवन, अगर आपको एंगल ऑफ लाइन एक्स एक्सिस दी है तो आपका m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। स्लोप जो है वो टेन थीटा हो गया। अब अगर मान लीजिए मैंने स्लोप को एंगल नहीं दिया, आपको मुझे स्लोप निकालना है, दूसरा केस लेते हैं, लेकिन मैंने ये जो एंगल है ना ये दिया नहीं, ठीक है। मैंने इसकी जगह आपको क्या कह दिया, दो पॉइंट दे दिए। एक पॉइंट दे दिया x1 y1 जहां से लाइन पास हो रही है, और एक पॉइंट मैंने दे दिया x2 y2। मतलब मैंने आपको एक लाइन दे दी जिसके मैंने दो पॉइंट दे दिए जिससे ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो अगर लाइन के दो पॉइंट दिए हुए हैं तो आपका स्लोप होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन अगर आपको दो एंड पॉइंट दिए हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंस्टेड ऑफ एंगल। तो टेन थीटा के अलावा दूसरा फॉर्मूला जो होता है स्लोप निकालने का, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें आप y1 y2 या x2 x1 को कोई किसी को भी कुछ ले सकते हो, लेकिन जब से आप x1 लोगे उसके साथ वाले को y1 लोगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये है 2,3 और एक पॉइंट है -3,2। तो आप अगर ये x1 ले रहे हो तो ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये तो ये y2 होगा। लेकिन अगर इसे x1 ले रहे हो तो ये y1 होगा, इसे x2 ले रहे हो तो ये y2 होगा। तो अब दोनों पॉइंट में से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होता, किसी भी पॉइंट को x1 y1, किसी पॉइंट को x2 y2 ले सकते हैं। दूसरी चीज आती है, अगर दो लाइन पैरेलल है आपस में, ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है आपस में तो उसका जो स्लोप है, अगर मान लीजिए ये दो लाइन है जो कि पैरेलल है, चाहे वो ऐसे हैं या मान लीजिए आपको एक लाइन ऐसे दी हुई है, ठीक है। तो दो लाइन जब भी पैरेलल होती है, क्योंकि उनके इंक्लिनेशन दोनों का सेम होगा तो उनका स्लोप भी बराबर होगा, तो देयर स्लोप इज इक्वल। तो एनी टू पैरेलल लाइन देयर स्लोप इज ऑलवेज इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, जैसे मान लो एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो दीज आर फोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। पहला, अगर एंगल दिया है तो स्लोप होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। दूसरा, अगर आपको दो पॉइंट दिए तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप बराबर होंगे हमेशा, m1 इज इक्वल टू m2। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप आपस में प्रोडक्ट -1 होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये चार फॉर्मूले आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के याद रखने। अगर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज एंगल बिटवीन टू लाइन। अब इसके लिए आप पहले तो समझ लो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। अब आप देखोगे, देखो ये भी एंगल बन रहा है इसके बीच में और ये भी एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं। ये थीटा है तो आप कहते हो ये भी थीटा होगा और ये भी 180 माइनस थीटा होगा। तो मेरे बेसिकली दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। हम लोग को जब भी क्वेश्चन में कहा होगा कि एंगल निकालो तो हम लोग बाय डिफॉल्ट एक्यूट एंगल निकालते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दोनों एंगल पूछे तो आप ऑब्ट्यूस एंगल भी निकालोगे, क्योंकि अब इसमें कोई स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एंगल बिटवीन टू लाइन। देखो इसका स्लोप होगा, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो इस लाइन का स्लोप होता है ये जो कि मेरे को दिया हुआ है m1, और इस लाइन का स्लोप होता है ये जो कि मुझे m1 दिया, और इस लाइन का स्लोप मुझे जो है वो m2 दिया हुआ है। तो वो स्लोप तो क्लियर है।
अगर इन दोनों के एंगल की बीच बात की जा रही है तो वो दो दो होते हैं, एक होता है ये वाला और एक होता है ये। तो जब भी एक एंगल को निकालना है, मान लिया इन दोनों के बीच में एंगल थीटा की बात, तो टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो आप चाहे इसे टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, चाहे आप m2 माइनस m1 लिखो या m1 माइनस m2, बात एक ही है क्योंकि बाहर क्या लगा है, मॉडुलस। मॉडुलस मतलब अगर ये अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है या पॉजिटिव आती है, आप बाहर पॉजिटिव निकालोगे और बाय डिफॉल्ट थीटा जो है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 90 या बराबर, क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल लेंगे। और जब ये थीटा अगर आपको दूसरा निकालना है तो ऑब्ट्यूस में आप 180 माइनस करके निकाल दोगे। आपको ये दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 1 प्लस m1 m2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा एंगल ही 90 डिग्री आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नीचे 0 हो गया। ठीक है, द ऑब्ट्यूस एंगल, तो इन्होंने ये लिखा ऑब्ट्यूस एंगल मान लीजिए निकालना है तो दैट इज 180। तो ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट स्लोप ऑफ लाइन, दूसरा कॉन्सेप्ट एंगल बिटवीन टू लाइन। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। पहला फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, पहला फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा, दूसरा फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो लाइन पैरेलल है तो m1 m2 के बराबर होगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 माइनस 1 के बराबर होगा। और अगर आपको निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइन तो टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कोलिनियरिटी बिटवीन टू पॉइंट। कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है, जब दो पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर मुझे ये चेक करना है कि मान लो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, अब मुझे ये चेक करना है, ये ए बी सी 3 पॉइंट दिए, मुझे ये चेक करना है भाई कि ये तीनों एक लाइन में है या नहीं है। तो देखो अगर ये तीनों एक लाइन में है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका एंगल, अगर मान लीजिए एक लाइन है, अगर ये 3 पॉइंट है एक ही लाइन में, तो इसका मतलब इनका स्लोप जो है सबका बराबर होगा। तो अगर आप स्लोप ऑफ ए बी निकालो या स्लोप ऑफ बी सी निकालो या आप ए सी भी निकाल दो, ये सारे के सारे स्लोप अगर बराबर होते हैं तो आपकी लाइन या तो पैरेलल होती है, लेकिन पैरेलल में कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मेरा एक देखो इसका मतलब समझो, अगर ये दो, आप कहोगे स्लोप तो इसमें भी इक्वल होते हैं, लेकिन अगर ये ए बी है और ये सी डी होगा, ये बी पॉइंट ये सी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी तो ये लाइन होती है पैरेलल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, इसका मतलब क्या है, जब अगर ये ए बी है तो आपका बी से ही लाइन शुरू हो रही है, तो अब ये बी से लाइन अगर शुरू हो रही है पैरेलल तो हो नहीं सकती क्योंकि बी पॉइंट तो कॉमन है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर की कंडीशन भी ये होती है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, लेकिन जो आपका पॉइंट है कॉमन, वो पॉइंट कॉमन होना चाहिए बीच में। तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट, पहले एक्सरसाइज के पहले के 3 कॉन्सेप्ट थे जिसके ऊपर पहली एक्सरसाइज बेस्ड है। पहला कॉन्सेप्ट था स्लोप ऑफ लाइन, दूसरा कॉन्सेप्ट था एंगल बिटवीन टू लाइन, तीसरा कॉन्सेप्ट था कोलिनियरिटी बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन इसमें से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दिस इज फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में ये एलिमिनेटेड। ठीक है, तो अगर आपको नहीं करना तो आप इसे छोड़ सकते हो। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल 1। कहते हैं देखो मेथड, इसमें कोनिक सेक्शन में मेथड बहुत जरूरी है, तो आप साथ के साथ मेथड समझेगा। अगर 1 मार्कर आता है तो आप ओरली कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आता है आप ओरली कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए मेथड साथ के साथ डिस्कस करूंगा। तो बात करते हैं पहली, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको पॉइंट दिया हुआ है 3, -2 और -1, 4। तो जब भी आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला, देखो सबसे पहले आपको काम होता है फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना। तो आपने कहा जब 2 पॉइंट दिए हैं तो आपने सबसे पहले लिख दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप m से डिनोट होता है। अब आपको इसमें से एक x1 y1 लेना है, एक आपको x2 y2। तो मैंने यहां पे लिख दिया x1 इज इक्वल टू 3, तो मेरा y1 कितना हो गया -2, x2 इज इक्वल टू -1, तो y2 कितना हो गया 4। अब आप ये चीजें ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि कैसे करना है। आपने यहां पे वैल्यू डाल दी m इज इक्वल टू, और जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे ना उतना फॉर्मूला आपको याद होते जाएंगे। तो y2 माइनस y1, y2 कितना है 4, माइनस ऑफ -2 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना था -1 माइनस
तो आपने यहां से कहा 4 माइनस बाय 4+2 अपॉन -4, 4+2 कितना आ जाएगा आपका 6, तो 6 न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर माइनस जो ऊपर ले गए तो -6/4, तो m की वैल्यू आ गई -3/2। दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। तो m की वैल्यू कितनी हो गई -3/2। अब अगर इसकी जगह आप इसे x1 y1 लेते और इसको x2 y2 लेते तो भी आंसर सेम आता। चलो अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं ये चीज। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं, पॉइंट दिए हुए हैं आपको, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 और 7, -2। अब मैंने इसमें देखो क्या किया, मैंने इस वाले पॉइंट को x1 y1 ले लिया, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख दो फिर से, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपने कहा यहां से x1 की वैल्यू ले ली 7, तो y1 की वैल्यू आपने कहा -2 हो गई, x2 की वैल्यू ले ली 3 और y2 की वैल्यू ले ली -2। देखो -2 माइनस ऑफ -2 अपॉन 7 -3, यही लिया हमने। देखो 7 था आपका, x2 माइनस x1 ले रहे हैं, तो इसे मैंने लिख दिया 3 -7, ठीक है। तो आपने कहा -2 + 2 कितना होगा 0 अपॉन -4 विच इज इक्वल टू आपका स्लोप कितना हो गया 0 के बराबर हो गया। तो अगर आपके y कोऑर्डिनेट सेम थे तो स्लोप आ गया 0। तो देखो अगर आप इसको इसे ओरली करना है तो आप इतना याद रख सकते हो, विदाउट कैलकुलेशन, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको यही सेम क्वेश्चन दिया है और आपको कहते हैं कि इसका स्लोप निकालो और आपको यहां पे पॉइंट दिए हुए, ठीक है, 3, -2 और 7, -2। जैसे ही आपको y कोऑर्डिनेट अगर सेम दिख जाता है तो आप कह देना स्लोप 0 होगा। क्यों? अगर इसका लॉजिक समझा दें तो y कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब आपकी लाइन में y एक्सिस तो सेम है, तो लाइन क्या हुई x एक्सिस के पैरेलल, और कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है 0, क्योंकि इंक्लिनेशन क्या होता है 0। फिर से समझा रहा हूं, अगर कोई लाइन y एक्सिस स्लोप इसके y कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब खाली x चेंज हो रहा है y सेम है। मान लो एक y ये है तो इसी पे लाइन x चेंज होता जा रहा है, y सेम है। तो अगर एक लाइन ऐसी है जिसका y कोऑर्डिनेट सेम है और x चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। और ऐसी अगर कोई लाइन ऐसी है जिसका x कोऑर्डिनेट सेम है और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी और उसका स्लोप क्या होगा 1/0, नॉट डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो चलिए अब चलते हैं अब थर्ड पार्ट पे। इसका स्लोप हो गया 0। थर्ड पार्ट में कहते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 और 3, 4। चलो वही पार्ट आ गया जो अभी डिस्कस कर रहे थे। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 3, -2 और 3, 4। अब मुझे देख के तो समझ में आ गया x एक्सिस सेम है, आपके y कोऑर्डिनेट अलग है, तो इसका मतलब लाइन क्या है y एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसका मतलब स्लोप क्या होगा 1/0। अब इसी चीज को कर लेते हैं। यहां पे आपकी मर्जी से मैंने x1 ले लिया 3, y1 ले लिया -2, x2 ले लेते 3, y2 ले लेते 4। तो आपका m क्या होगा, फिर से लिखा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे ये फॉर्मूला लिखा y2 माइनस y1, तो 4 माइनस ऑफ -2 अपॉन नीचे क्या आया 3 -2। तो अब आपको जो चीज हमने डिस्कस करी है, स्लोप क्या आ गया 4 + 2 6 अपॉन 0। डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो स्लोप क्या हो गया नॉट डिफाइंड। इसका मतलब अगर पूछेंगे कि इसका मतलब क्या, आप क्या समझ रहे हो इससे, इसका मतलब लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया नॉट डिफाइंड, 1 6 नॉट डिफाइंड। डी पार्ट में कह रहे हैं सबमेट स्लोप ही निकालना था, 3 पार्ट हो गए। चौथे, मेकिंग ए इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको कह दिया कि लाइन 60 डिग्री का इंक्लिनेशन कर रही है विथ एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया सीधा थीटा हो गया। तो आपने कह दिया देयरफॉर डी पार्ट के लिए आपने कह दिया थीटा इज इक्वल टू 60। जब थीटा दी है तो एम क्या होता है tan थीटा, तो एम की वैल्यू कितनी होगी सीधे tan 60 डिग्री विच इज m इज इक्वल टू √3। तो m की वैल्यू आ गई √3। तो ये था आपका एग्जाम्पल 1, चारों पार्ट हो गए, आखिरी का आंसर हो गया √3। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 में कहते हैं इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल, और कभी कोशिश किया करो फिगर बना लो रफ में,
तो एंगल बिटवीन टू लाइन मतलब कि मुझे जो हमने सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइन, उसका क्वेश्चन दिया तो मेरे से कहते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4। मैंने मान लिया थीटा इज इक्वल टू π/4 दिया हुआ है, लेकिन ये इंक्लिनेशन वाला नहीं है, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला थीटा है, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। आपने कह दिया m1 जो है 1/2 है, आपको कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, तो मैंने मान लिया m2 को मैंने m मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। मैंने बताया चाहे m2 माइनस m1 लिखो या m1 माइनस m2 एक ही बात है, 1 प्लस m1 m2, ये आपने थीटा लिख दिया। अब हम लोग इसमें वैल्यू डाल के क्वेश्चन करते हैं, तो थीटा क्या दिया हुआ है π/4, तो tan π/4 इज इक्वल टू m1। m1 कितना दिया हुआ है 1/2 माइनस m2 को ले लिया मैंने m, आप m2 भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, जो निकालना है 1 प्लस 1/2 इंटू m2। m2 नहीं, इसे m कर देते हैं क्योंकि m2 को हमने m किया है। अब देखो सबसे पहले हमने वैल्यू डाली, tan π/4 की वैल्यू 1, यहां पे मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम जैसे ही लूंगा तो डिनोमिनेटर में आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन यहां पे हो जाएगा 2 प्लस m। डिनोमिनेटर का जो अपॉन टू था, अगर आप लिखना चाहो तो देखो, चाहे मैं लिख के दिखा देता हूं एक बार, लेकिन बार बार 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, 1 इंटू एम आपका m हुआ अपॉन 2, इस तरह से, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। अब क्वेश्चन आता है इसे सॉल्व करने का, तो अब ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, देखिए, और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। आपने ये देखा होगा अगर ये मॉडुलस के अंदर कोई नंबर होता तो वो बाहर निकल के क्या आता, पॉजिटिव नंबर आता। मान लो -2 होता तो वो भी 2 हो जाता, और अगर 2 होता तो वो भी 2 हो जाता। अब क्वेश्चन ये आता है, यहां पे मुझे नहीं पता कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो मैं ये मॉड कैसे हटाऊं, मॉड के बिना सॉल्व हो नहीं सकता। अगर मॉड हटा दे तो मॉड को ऐसा नहीं कि आप खाली ऐसे ही हटा दो, आप क्या करोगे, अगर यहां पे कभी भी आपको मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल निकालना है तो आप इस वैल्यू को मॉड हटाते हुए दो साइन के साथ ले लो, प्लस -1। तो आपने क्या किया, यहां पे लिखा प्लस -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो वैल्यू आई है, जो 1, देखो इस सबको सॉल्व करके वैल्यू तो 1 ही आएगी, ये तो पक्की बात है। अब ये 1 हो सकता था 1 था, हो सकता है ये वैल्यू -1 थी, दोनों वैल्यू हो सकती थी। तो मैंने दोनों केसेस ले लिए कि अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, अगर -1 होगा तो m की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी बच्चों मॉडुलस के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और आपको वैल्यू ऑलरेडी दी है, मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल निकालना है, तो हमेशा मॉडुलस हटाते हुए ध्यान रखिएगा कि आपको इस वैल्यू को प्लस माइनस दोनों साइन के साथ देना है। ये वैसे ही है जैसे आप √4 को आप यहां पे +2 या -2 दोनों लिखते हो, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। अब इसे हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना है। तो एक पार्ट में हो गया 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, और अगले में हो गया -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। अब आपने से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो 1 इंटू 2 प्लस m क्या होगा, 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, और यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये -2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m। मैं दोनों को साथ के साथ सॉल्व करता जा रहा हूं। यहां से आपने इस वेरिएबल को एक साइड ले गए तो m प्लस 2m इज इक्वल टू 1 माइनस 2, क्या किया, ये 2m इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो m प्लस 2m इज इक्वल टू 1 माइनस 2, या फिर -2 माइनस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m। ये हुआ m प्लस 2m कितना हुआ, 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हुआ -1, और माइनस, अब इधर आपने क्या किया, देखो ये -2 माइनस m पहले से लेके आए, इधर से पहले इसी को सॉल्व कर ले, तो यहां से मेरा m की वैल्यू आ गई -1/3। अब इसमें मैंने -m प्लस 2m इज इक्वल टू 1 प्लस 2, -m प्लस 2m होगा m, 1 प्लस 2 होगा 3, तो m की वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब आपका जो दूसरी लाइन का स्लोप है वो या तो हुआ m इज इक्वल टू 3 और -1/3। ये दोनों वैल्यू अगर होती, या तो m3 होता या -1/3, तो आपका स्लोप हमेशा एंगल दोनों के बीच में π/4 आता।
तो आई होप ये एग्जाम्पल 2 क्लियर है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत बार आता है, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में कहते हैं लाइन थ्रू द पॉइंट -2,6। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, हमें क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन की एक एक वर्डिंग को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, -2,6 एंड 4,8। ये मुझे 2 पॉइंट दिए हैं, आपने कह दिया इसको, अच्छा एक लाइन इससे बन रही है, ठीक है, मैंने मान लिया यहां पे एक रफ में डायग्राम बना लेते हैं। एक लाइन जा रही है इससे -2,6 और 4,8। इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट एक लाइन ऐसे है जिसके कोऑर्डिनेट दिए 8,12 और x,24। मुझसे कहते हैं x की वैल्यू निकालो। तो मुझे मतलब मोटा मोटा क्या दिया हुआ है कि आपको 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर दी है। तो आपने पहले बात करी लाइन 1 की। लाइन 1 पे आपको अगर 2 पॉइंट दिए, आप सबसे पहले जब भी 2 पॉइंट दिए हैं, आप सबसे पहला काम करो लाइन के क्वेश्चन में स्लोप निकालने का। तो आपने लिख दिया m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 आपका 2 हुआ, y1 6 हुआ, x2 4 हुआ, y2 आपका 8 हुआ। तो आपने कहा m1 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपने सीधे कह दिया 4 माइनस, मैंने बताया था बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो 4 माइनस और -2 आपने सॉल्व किया तो m1 कितना आ गया, 8 माइनस 6 इज 2, 4 प्लस 2 विल बी 6। तो आपका m आ गया 1/3। ठीक है, ये तो आ गया m1। अब आपने बात करी लाइन 2 की। लाइन 2 में आपको कहा है, कह रहे इस परपेंडिकुलर टू द लाइन जिसके पॉइंट दिए आपको 8,12 एंड x,24। तो अब आपने यहां पे कहा देखो x1 हुआ 8 तो y1 हुआ 12, x2 हुआ x तो y2 हुआ 24। अब आपने m2 निकाला, m2 अगेन y2 माइनस y1 विच इज 24 माइनस 12 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस 8। तो m2 मेरा आ जाएगा, अब कंडीशन हमारे को क्या दी हुई है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आप लिखोगे सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर। अब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो कंडीशन लिखी m1 into m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू क्या रखी है 1/3 इंटू m2 की वैल्यू आपने डाली 12 अपॉन x माइनस 8, दिस विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब आपका ये जो है सॉल्व करके x की वैल्यू निकलेगी। तो 1 इंटू 12 विल बी 12 इंटू 3 x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। अब इसे हमने यहां पे देखो पहले सिंप्लीफाई कर दिया, ये यहीं पे कट गया 4, तो अब ये हुआ 4 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 8 विच इज 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 8, या आपका माइनस x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 8, ये उधर गया, माइनस x इज इक्वल टू -4, या x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो देयरफॉर आपका सॉल्व होके x की वैल्यू आ जाएगी 4। सो दिस इज योर एग्जांपल 3। आई होप ये क्लियर है। अब ये जो तीनों एग्जाम्पल थे ये आपके नई एनसीईआरटी में थे। अब हम लोग 2 एग्जाम्पल ऐसे करने वाले जो कि ओल्ड एनसीईआरटी पे कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 4 और ये है इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन में 1 मार्कर में आता था 3 पॉइंट्स h, k, एक पॉइंट दिया है h, k, दूसरा पॉइंट दिया है x1, y1 और तीसरा पॉइंट दिया है x2, y2। आपसे कहते हैं ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिखा सिंस P Q R लाई ऑन लाइन सो दे आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या हुए, कोलिनियर हुए। जैसे ही कोलिनियर हुए तो आपने कंडीशन लिख दी स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। आपका पी क्यू और क्यू आर का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो स्लोप पी क्यू का होगा वही स्लोप क्या होगा, क्यू आर का होगा। तो अब मैं पहले पी क्यू का स्लोप निकालता हूं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो पी क्यू के स्लोप के लिए y2 माइनस y1 मतलब दिस
अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने सीधे किया एम पी क्यू कितना हुआ y2 माइनस y1, मेरा y2 क्या है y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h इज इक्वल टू क्यू आर में क्या हुआ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब मैंने इसे सबसे, अब मेरे को देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अभी तो देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पहले मल्टीप्लाई किया y1 माइनस k इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू x1 माइनस h। अब y2 माइनस y1 ये रहा h माइनस x1 की जगह x1 माइनस h, ओके। k माइनस y1 की जगह मेरा y1 माइनस k और x2 माइनस x1 एज इट इज है। तो अगर मैं इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाल दूं प्रूफ करने के लिए, नहीं तो ये आंसर भी ठीक है, लेकिन प्रूफ करने के लिए आपने इसे लिखा k माइनस y1, माइनस साइन इधर से कॉमन निकाला तो ये इज इक्वल टू, इधर से भी माइनस साइन कॉमन निकाला तो h माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1, ये कट गया माइनस माइनस। अब आपका जो प्रूफ करना था वो कर दिया, तो आपने यहां पे आंसर लिख दिया h माइनस x1, ये तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू k माइनस y1, और ये यहां पे प्रूव हो गया, हैज प्रूव्ड। तो दिस वाज योर एग्जांपल 4। अब हम लोग मूव करते हैं एग्जांपल 5 पे। देखिए एग्जांपल 5 क्या कहता है, इन फिगर 10.9, ये एक फिगर दी हुई है, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है, तो फिजिक्स आ गई थोड़ी सी। टाइम और डिस्टेंस ग्राफ दिया और फिर लीनियर मोशन, ठीक है, तो लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन होती है, ग्राफ दिया हुआ है। कहते हैं टू पोजीशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज, जब टी जीरो है, टी कौन से एक्सिस पे, एक्स पे, और डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, तो टी अगर जीरो है तो मैंने कहा एक पॉइंट मुझे दिया है 0,2। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि टी जो है वो एक्स एक्सिस पे है और डी जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो पहला पॉइंट हो गया 0,2, इसे मैं ले लेता हूं ए पॉइंट, ठीक है, ये मान लो ए हो गया। एंड व्हेन टी इज इक्वल टू 3, तो डी 8 हुआ, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया बी 3,8, ये पॉइंट हो गया बी। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, अब कहते हैं स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके फाइंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम। तो मुझे एक इक्वेशन निकालनी है डिस्टेंस और टाइम के बीच के रिलेशन की, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया टी कॉमा डी। तो देखो बात समझो, आपको कह रहे हैं क्वेश्चन में कह दिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, मतलब स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करो, उसके बिना भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। भाई क्या कहते हैं, आपको पता है बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप टी और डी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप यूज करना है, तो सबसे पहले तो मैंने लिखा, ये पॉइंट को ले लिया सी, तो मैंने लिखा पॉइंट ए बी और सी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। अगर ये लाई करते हैं तो आपने कहा स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी। भाई जितना ए बी का स्लोप होगा उतना ही बीसी का होगा, यही कॉन्सेप्ट है। अगर एक 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो स्लोप बराबर होने चाहिए। अब आपने ए बी के लिए आपने कहा भाई पॉइंट आपके पास बी और ए, अगर मैं इसको y2 ले लूं तो ये y1 हुआ, ये x2 ले लूं तो ये x1 हुआ, तो आपने सीधे लिखा है यहां पे एम ए बी कितना हुआ 8 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0 इज इक्वल टू बीसी कितना हुआ d माइनस 8 अपॉन टी माइनस 3, ठीक है, d माइनस 8 मतलब इन दोनों को माइनस अपॉन टी माइनस 3। अब मेरे को d और t का रिलेशन इस इक्वेशन से मिल जाएगा, तो मैंने कहा 8 माइनस 2 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी माइनस 8 अपॉन टी माइनस 3। यह आपने कैंसिल आउट किया तो अब आपका आएगा 2 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू डी माइनस 8 विच विल बी इक्वल टू 2t माइनस 6 इज इक्वल टू डी माइनस 8। या यहां से अगर आपका इक्वेशन इधर गई तो आपका आएगा 2t माइनस डी
-6 + 8 = 0, या फिर इक्वेशन आ गई 2t - d + 2 = 0। तो आपका ये एक रिलेशन आ गया बिटवीन t एंड d। जो क्वेश्चन में दिया था हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम, तो अगर डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन चाहिए तो ये हो गया, या फिर इसको d = 2t + 2 भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, जब आप t को 0 डालोगे तो d आना चाहिए 2, देखो चेक करो 0 पे 2 है। अब आप t को 3 डालोगे, 3 × 2 = 6 + 2 8, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल हो गए। आई होप आपको इस स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। क्या क्या कॉन्सेप्ट किए हमने इस लेक्चर में? स्लोप, उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, और तीसरा हमने किया कोलिनियरिटी ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1, 2, 3 आपके न्यू एनसीईआरटी में भी, एग्जाम्पल 4 और 5 पुरानी एनसीईआरटी में थे, जो कि कोलिनियर पॉइंट से डिपेंड है। लेकिन मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको इस सेक्शन में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1, जो कि पुरानी बुक की एक्सरसाइज 10.1। तो उसमें जितने क्वेश्चंस पुरानी बुक के, नई बुक के, सारे कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली रिवाइज करके तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली एक्सरसाइज क्लियर हो सके। तो मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ो। चलिए ध्यान रखिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।